हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम लघु बीजाणु जनन यानी कि परागकण का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। लघु बीजाणु किसको कहते हैं? मेल गेम जो मेल वाला बीजाणु होता है या परागकण को कहते हैं। किसको कहते हैं? परागकण, क्योंकि आकार में छोटा होता है। और जो मादा वाला युग्मक होता है वो आकार में बड़ा, मादा का जो होता है अंडा बनता है वो आकार में बड़ा होता है, इसलिए उसको घरू बीजाणु कहते हैं। और इसको बोलते हैं नर युग्मक बनाने वाले को बोलते हैं परागकण या लघु बीजाणु बोलते हैं। नर वाला युग्मक क्या होता है? लघु बीजाणु होता है। नर युग्मक क्या होता है? लघु बीजाणु होता है। और मादा वाला घरू बीजाणु कहलाता है। तो लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होगा? देखो, हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो परागकोश का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसमें जो परागकोश के स्ट्रक्चर के अंदर हमने लघु बीजाणु धानी की संरचना पढ़ी। लघु बीजाणु धानी की संरचना को हमने दो भागों में बांटा। बारकी और लघु बीजाणु धानी की जो भित्ति है उसको, तो भित्ति को हमने पढ़ लिया। अब अंदर की ओर जो स्पोरोजेनस टिश्यू या लघु बीजाणु जन उत्तक, उसके बारे में आज पढ़ना है। तो हम जो है उसके बारे में आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना, लघु बीजाणु जन उत्तक के बारे में, कैसे लघु बीजाणु जन से लघु बीजाणु यानी कि परागकणों का निर्माण होता है और उसके बाद परागकण मुक्त कैसे होते हैं, वो सारा आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने वाला है। आप समझना, देखो लघु बीजाणु जन के लिए जो आप लोग ये जो अंदर की ओर जो लघु बीजाणु जन उत्तक होते हैं, एक मिनट समझना भाई। चारों ओर ये बार की ओर वॉल तो आ गई। टेपिटम के अंदर की ओर, ये टेपिटम हो गया, टेपिटम के अंदर की ओर लघु बीजाणु जन उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? लघु बीजाणु जन उत्तक होते हैं। इस लघु बीजाणु जन उत्तक की सभी जो कोशिका होती हैं, कोई सी भी कोशिका, सारी कोशिका इसकी कैसी होती है? 2n होती है। कोई सी भी कोशिका जो होती है, सारी कोशिका 2n होती है। उसके अंदर मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। या कोई सी भी कोशिका जो है आकार में बड़ी होकर, अर्धसूत्री विभाजन तो बाद में होगा, कोई भी कोशिका आकार में बड़ी होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका बना देती है। क्या बना देती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका ये कैसी होगी? 2n होगी, द्विगुणित होगी बेटा। ये कैसी होगी? 2n होगी। इसके अंदर अब जो है क्या होगा? इसके अंदर अब जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, सबसे पहले होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, है ना बेटा? तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्या होगा समझना। पहले जो है केंद्रक विभाजन होगा। पहले क्या होगा? केंद्रक विभाजन। पहले केंद्रक, एक केंद्रक से दो केंद्रक बनेंगे, केंद्रक विभाजन। आपको पता है केंद्रक विभाजन को क्या बोलते हैं? है तो लिखो, अगर पता है तो लिखो कमेंट में। कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो होगा क्या? कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन के कारण दो कोशिकाएं बन जाएगी, दो केंद्रक बन जाएंगे एक ही कोशिका के अंदर। एक ही कोशिका के अंदर दो केंद्रक बन जाएंगे। और अब इसके अंदर साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या बोलते हैं इसको? साइटोकाइनेसिस। इसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जिससे एक से दो सेल बन जाती है। कितनी सेल बन जाएंगी? दो सेल बन जाएगी। ये दोनों सेल, अब यहाँ पे ये भी n है, ये भी n है। यहाँ पर कैसी थी? यहाँ पर 2n थी। 2n में मियोसिस फर्स्ट। आपको पता है कि मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो एक से दो कोशिकाएं बन गई। अब इसके अंदर होगा मियोसिस सेकेंड, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में बोलते हैं मियोसिस। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मियोसिस। मियोसिस सेकेंड लिखो, चाहे अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड लिखो, जो आपकी इच्छा है वो लिखो, हो जाएगा। और 2 से 4 सेल बन जाएगी। 2 से 4 सेल बन जाएगी। बात समझ आ रही? और ये सारी की सारी जो सेल है, चारों कोशिकाएं जो हैं, ये आपस में चिपकी हुई होती है। एक एक होता है केलोज।
केलोज के कारण चिपकी हुई होती। किसके कारण चिपकी हुई होती है? केलोज, एक पदार्थ होता है केलोज, इसी कारण चिपकी हुई होती है और एक टेट्राड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती बेटा? टेट्राड का निर्माण करती है, एक टेट्राड का निर्माण करती है। हिंदी में बोलते हैं चतुष्क, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेटा? चतुष्क बोलते हैं, चतुष्क का निर्माण करती हैं। अब हमें पता है कि टेपिटम, टेपिटम जो है, टेपिटम ने कौन सा एंजाइम रिलीज किया था बेटा? केलेज, यहाँ पर एक केलेज एंजाइम। अब इसकी रिएक्शन किससे केलेज एंजाइम होता है बेटा? केलेज, यहाँ लिख देता हूँ आपको दिखेगा, केलेज एंजाइम। केलेज एंजाइम क्या करता है? इस केलोज को खत्म कर देता है और चारों लघु बीजाणुओं को मुक्त कर देता है, चारों लघु बीजाणुओं को मुक्त कर देता है। बात में वापस समझना, लघु बीजाणु जन उत्तक, बाहर चारों और चार भीतिया, बाह्य त्वचा, अंतस्तवचा, मध्य परत, टेपिटम। टेपिटम के अंदर जो लघु बीजाणु धानी की संरचना हमने देखा, लघु बीजाणु भित्ति और अंदर की ओर लघु बीजाणु जन उत्तक। लघु बीजाणु भित्ति के अंदर हमने देखा सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा, फिर अंतस्थितियम, फिर मध्य परत, फिर टेपिटम। टेपिटम के अंदर बीजाणुजन उत्तक, बीजाणुजन उत्तक की कोई सी भी कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी और बड़ी होकर अब वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाएगी और अब वो विभाजन में जाएगी। विभाजन में जाएगी तो क्या होगा? विभाजन में जाएगी तो सबसे पहले जो है उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से 2 और फिर सेकंड से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, लेकिन ये लघु बीजाणु केलोज नामक पदार्थ के कारण आपस में चिपके हुए रहते हैं और चतुष्क बनाते हैं। फिर टेपिटम द्वारा स्त्रावित जो है केलेज एंजाइम आता है और उस टेट्राड जो चतुष्क बने हुए लघु बीजाणु को, इसके बीच में से केलोज को तोड़ देता है और चारों लघु बीजाणु को मुक्त कर देता है, फ्री कर देता है। इस प्रकार एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। नॉर्मली जो मैंने अभी ये पैटर्न बताया ना पीछे वाला, ये पैटर्न जो है मोनोकोट के अंदर फॉलो होता है। किसके अंदर होता है बेटा? मोनोकोट के अंदर। के पहले जो है केंद्रक विभाजन होगा, फिर कोशिका विभाजन। ये किसमें होता है बेटा? ये मोनोकोट, या कहें तो एक बीज पत्री पादपों के अंदर होता है, ये मोनोकोट में होता है। डाइकोट में ऐसा नहीं होता बेटा। डाइकोट जो होता है, डाइकोट प्लांट में थोड़ा सा अलग होता है। डाइकोट प्लांट में समझना आप, डाइकोट कहें या द्विबीजपत्री प्लांट कहें, क्या द्विबीजपत्री पादप। द्विबीजपत्री पादप जो होता है ना, उसमें पहले 2 कैरियोकाइनेसिस होगा, पहले 2 कैरियोकाइनेसिस होंगे और फिर उसके बाद एक साइटोकाइनेसिस होगा, जिससे फिर साइटोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस होगा, है बेटा। ठीक है, जिससे कि ये 4 टेट्राड बन जाते हैं। कुल मिला के मियोसिस फर्स्ट और सेकंड से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आप चाहो तो इस पे कुछ नोट भी लिख सकते हो। नोट लिखना चाहिए। नंबर 1 जो केलोट्रोपिस होता है ना बेटा, केलोट्रोपिस आंख, केलोट्रोपिस में पोलन ग्रैंड जो होता है या केलोट्रोपिस में जो परागकण होता है वो पोलिनियम का निर्माण करते हैं बेटा, आपस में मिलकर पोलिनियम का भी निर्माण करते हैं। तो परागकण मिलकर पोलिनियम बनाते हैं। एक तो ये केलोट्रोपिस आंख बनाते हैं ना बेटा। और देखो दूसरा जो नोट है वो आप लिखना इसके अंदर, नोट नंबर 2 ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो पादप होता है, मैं हिंदी में आप लिखना चाहो ड्रोसेरा ऐसे लिख दो। ड्रोसेरा में परागकण, ड्रोसेरा में परागकण टेट्राड या चतुष्क, ड्रोसेरा में परागकण चतुष्क संलग्न होकर आपस में चिपक कर, संलग्न या संयुक्त होकर या संलग्न होकर संयुक्त परागकण बनाते हैं। परागकण बनाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो परागकण बने हैं यहाँ पर, ये नंबर 1 2 3 4। अब इन परागकणों में से कोई सा भी एक परागकण की
मतलब सारे परागकणों में सेम चीज होगी, जो परागकण बन गए 4 परागकण, 1 2 3 4, ये चारों चारों जो परागकण हैं, अब इसके अंदर सब क्या होगा वो समझना। या अपन कहें तो एक नया हेडिंग भी लगा सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ परागकण या परागकण का विकास, हम ये भी कह सकते हैं परागकण। अब इसका आगे विकास कैसे होगा, परागकण का, गलत लिख दिया, परागकण का विकास, आगे विकास कैसे होगा या डेवलपमेंट वो समझना। एंड ऑफ पोलन ग्रैंड। अब समझना बेटा, ये जो परागकण है, एक परागकण लेते हैं, ये एक परागकण, अब इसके अंदर क्या होगा, एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाएगी। ये न्यूक्लियस है ना बेटा केंद्र के, एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाएगी अंदर, जिस एक बड़ी सी रिक्तिका बनने के कारण, अलग कलर ले लेते हैं, एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। इसके कारण जो है, ये क्या है, रिक्तिका लिख देते हैं साइड में, रिक्तिका, ठीक बेटा। ये रिक्तिका बनने के कारण जो इसका केंद्रक है ये किनारे पर आ जाता है, केंद्रक किनारे की तरफ आ जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, बड़ी रिक्तिका बन गई, किनारे पे और केंद्रक आ गया, लिख दो बोले केंद्रक, केंद्रक पेरिफेरी या किनारे की ओर आ गया केंद्रक, ये भी केंद्रक है, ठीक है बेटा, किनारे की ओर आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा, अनइक्वल अनइक्वल माइट असमसूत्री विभाजन होगा, अनइक्वल। अब इसके अंदर अनइक्वल, असमान, अनइक्वल कहें या असमान समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा बेटा, समसूत्री, ध्यान रखना, समसूत्री विभाजन होगा, असमान समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन से 1 से 2 कोशिका बनेगी। कितनी बनेगी, 1 से 2 कोशिका बनेगी, पर वो बनेगी कैसे, असमान समसूत्री विभाजन से 1 से 2 कोशिका बन जाएगी, एक बड़ी और एक दूसरी छोटी सी लेंस के आकार की, दूसरी छोटी सी लेंस के आकार की केंद्र। जो बड़ी वाली केंद्र उसमें असामान्य केंद्रक होता है ना, बड़ी वाली, जिसके अंदर एक बड़ी कोशिका बन जाएगी और एक छोटी कोशिका बन जाएगी। जो बड़ी कोशिका है इसको कायिक या वेजिटेटिव सेल कहेंगे, या तो कायिक कोशिका कहेंगे, कायिक या वेजिटेटिव कोशिका सेल, ठीक है। और जो छोटी वाली है इससे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो, जनन सेल या जर्म कोशिका, जनरेटिव सेल भी बोलते हैं, जनन सेल, जर्म सेल, जनरेटिव सेल, जनन सेल, जर्म सेल, जनरेटिव सेल, सब इसी को बोलते हैं। अभी जो कायिक कोशिका है, ये जो वेजिटेटिव कोशिका है, ये आगे जाकर पराग नलिका का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी बेटा, पराग नलिका का। और जो ये जनन सेल है, ये नर युग्मकों का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, नर युग्मकों का निर्माण करेगा। देखो दोनों में से बड़ी कोशिका कौन सी है, बड़ी कौन सी है, कायिक कोशिका बड़ी है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, सारा पोषक पदार्थ कहाँ होगा, कायिक कोशिका में होगा, वेजिटेटिव सेल में होगा। जो भी पोषण पदार्थ है, जो भी आवश्यक चीजें, वो सब कहाँ होगी, कायिक कोशिका में होगी। तो जो कायिक कोशिका है ये पोषण का भी काम करेगी, और जो कायिक कोशिका है ये ही जो है पराग नलिका का निर्माण करेगी, ठीक है। ये आगे जाकर पराग नलिका का निर्माण करेगी। सॉरी, अब आप समझना इस चीज को, ये आगे जाकर पराग नलिका का तो निर्माण करेगी, लेकिन इस चीज समझना, आप नोट लगाओ, बोले चाहो तो आप नोट लगा के लिख दो, चलो नोट लगा दो, नोट 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म बोलो तो आवर्त बीजियों में, आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म, प्लांट में ये जो 2 सेल अवस्था में है ना बेटा, 2 सेल अवस्था में ही, सेल अवस्था में परागकण मुक्त हो जाते हैं, अवस्था में परागकण मुक्त होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब पीछे बचते हैं 40%। 40% में क्या होगा,
कि जो कायिक कोशिका है ना बेटा, इस कायिक कोशिका से पराग नलिका का अंकुरण हो जाता है। कायिक कोशिका से पराग नलिका का अंकुरण हो जाता है, ठीक है। और आगे जो है इसका पराग नलिका का केंद्रक चलता है, पीछे जर्म कोशिका का केंद्रक चलता है। पीछे कौन सा चलता है बेटा? जर्म कोशिका। कलर चेंज कर लेते हैं, पीछे चलता है जर्म कोशिका का केंद्रक। पराग नलिका का केंद्रक निषेचन से पहले खत्म हो जाता है और जर्म कोशिका के केंद्रक से 1 से 2 केंद्रक बनते हैं जो कि नर युग्मक कहलाते हैं। नर युग्मक कहलाते हैं। देखो परागकण को नर युग्मक नहीं कहते, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। और जो इसके अंदर जो 2 नर केंद्रक बनते हैं, जिस पहले तो एक आगे पराग नलिका का केंद्रक चलेगा, पीछे नर केंद्रक चलेगा। फिर पराग नलिका का केंद्रक खत्म हो जाता है और नर केंद्रक जो है उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा 1 से 2 केंद्रक बनते हैं और वो जाकर आगे निषेचन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो अब ये 3 सेल अवस्था, तो 40% में ये अंकुरित हो जाती है और 40% जो एंजियोस्पर्म है या आवर्त बीजी है उसमें 3 सेल अवस्था में, एक आगे होगी पीछे, और 3 सेल अवस्था में जो है अंकुरित अवस्था में, 3 सेल अवस्था में, 3 सेल अवस्था में परागकण मुक्त होते हैं। 3 सेल अवस्था का मतलब ये जब एक नर के अंदर में विभाजन होकर 2 बन जाएंगे पीछे, 3 सेल अवस्था में मुक्त होते हैं ये। जर्म सेल में माइटोसिस से, जर्म सेल जो है उसमें माइटोसिस हो जाएगी जिससे 3 सेल अवस्था में मुक्त होते हैं। डिटेल आगे हम रिप्रोडक्शन के टाइम इसको दोबारा पढ़ेंगे। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, जनन पढ़ेंगे, निषेचन, जनन, रिप्रोडक्शन क्या हम पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, निषेचन पढ़ेंगे, नर व मादा युग्मकों का मिलना, वहां पर हम दोबारा इसको देखने वाले हैं, पराग नलिका का अंकुरण, नर युग्मकों में कैसे विभाजन हो रहा है, वहां डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अभी तो आपको ये ध्यान रखना 7% 2 सेल अवस्था में परागकण मुक्त होते हैं आवर्त बीजों में, और 40% आवर्त बीजों में 3 सेल अवस्था में परागकण मुक्त होते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि ये जो है ना मुक्त होते कैसे हैं परिपक्व। पर एक बार आपका एनसीईआरटी का डायग्राम बता देता हूँ आपको। देखो ये रहा आपका एनसीईआरटी का डायग्राम, डायग्राम नंबर 1, एक के अंदर फिर 2, ठीक है बेटा, हाँ 2, और ये तीसरा, ये चौथा। आप एक के अंदर देखोगे, जो ही डायग्राम नंबर 1 पे देखोगे, फिर 2 के अंदर देखो, इसके अंदर रसदानी बनी है, रसदानी है रिक्तिका, और फिर 3 के अंदर जो है एसिमेट्रिक तंतु बन रहे हैं, एसिमेट्रिक तंतु है ना, और फिर उसके बाद 2 असामान्य कोशिकाओं का विभाजन हो जाता है परागकण। तो 40%, 60% में तो इसी अवस्था में मुक्त होता है, 40% में 3 सेल अवस्था मुक्त होते हैं, ठीक है। अब आगे समझो आप, इसी में हम जो अब समझेंगे परिपक्व परागकोश का स्फुटन कैसे होगा। परिपक्व परागकोश बोले तो ये वाला परागकोश, ये वाला परागकोश है ना, ये देखो ये इसका स्फुटन हो रखा, इधर ये स्फुटन हो रखा ना बेटा, इधर से भी ये फट रखा है। ये फटा कैसे? पहले ये फटेगा नहीं, पहले तो ये पूरा पैक रहेगा, ऐसे ऐसे पूरा पैक है, तो ये फटा कैसे? तो फटने के लिए क्या होता है बेटा वो समझना। आप चाहो तो इसको लिखा भी देता हूं मैं आपको। ये भर गया, ये भर गया, चलो यहीं लिखा देता हूँ, इसके ऊपर ही लिखो आप। परिपक्व परागकोश का स्फुटन, परिपक्व, कलर चेंज कर देता थोड़ा अच्छा, परागकण का स्फुटन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है बेटा। हमने जो कल की क्लास ली वहां पे भी दिखा था, हाँ ये रहा, इसमें देख सकते हैं। हाँ परिपक्व परागकण कोश का, परागकण सॉरी परागकण नहीं, परागकोश लिखोगे आप, परिपक्व परागकोश का स्फुटन। कैसे होगा? इसमें क्या होगा समझना। परिपक्व परागकोश में क्या होगा, हमने पढ़ा था अंतस्थीशियम की कोशिकाएं जो हैं उसके अंदर सेल्यूलोज
का जमाव रहता है ना बेटा। और उसका आर्द्रता ग्राही प्रकृति होती है, किसकी? आर्द्रता ग्राही प्रकृति होती है अंतस्थीशियम की कोशिकाओं का, या अंतस्थीशियम की कोशिकाएं जो होती है बेटा, अंतस्थीशियम इसकी कोशिकाओं की आर्द्रता ग्राही प्रकृति होती है। आर्द्रता ग्राही प्रकृति होती है तो होता क्या है कि जब परागकण बन जाएंगे, परागकण पूरे बन गए है ना, उस समय क्या होगा कि बीच वाली जो लेयर है ना, ये बीच वाली लेयर फट जाती है। तो देखो इसे बीच में जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये बीच वाला गैप जो है ये खत्म हो जाता है, और जो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ही लघु बीजाणुधानी, दोनों के लघु बीजाणु आपस में मिक्स हो जाते हैं। आप देखो नीचे ये देखो ये मिक्स दिख रहे हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद क्या होगा, मिक्स होने के बाद चूंकि ये अंतस्थीशियम को आर्द्रता ग्राही प्रकृति है, ये एकदम पानी लूज कर देगी, वाटर को लूज करेगी, पानी को लूज करेगी। तो लूज करने से सिकुड़ेगी, सिकुड़ने से दोनों ही तरफ से जब सिकुड़ेगी तो ये आकार में छोटी होगी, तो दबाव पड़ेगा यहाँ की स्टोमियम कोशिकाओं पर, यहाँ की स्टोमियम कोशिकाओं पर पड़ेगा दबाव, और जिससे कि स्टोमियम कोशिका फट जाएगी, और फट जाने के कारण यहाँ से परागकण बाहर मुक्त हो जाएंगे, यहाँ से परागकण बाहर मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार परागकण जो है बनने के बाद अंतस्थीशियम कोशिकाओं की आर्द्रता ग्राही प्रकृति के कारण परागकण का मुक्ति होती है, परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं परागण के लिए। बात समझ में आ रही है? तो चलो अगली क्लास जो है देखते हैं, अगले वीडियोज के अंदर देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे तो मोटिवेट होंगे, और हम आपको और अच्छी क्लास देंगे। जो बच्चे नीट की कोचिंग करने बाहर नहीं जा सकते, वो ऑनलाइन बाहर से ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अच्छी क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना बेटा? तो आप लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज के अंदर।